हाय गाइस, मैं डॉक्टर जयंत कुमार धुरंधर, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, कल्याण लॉ कॉलेज, भिलाई। मैं आज आप लोगों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में थ्योरी और एक्ट दो अलग अलग पार्ट हैं, है ना। तो मैं आपको इस पार्ट में थ्योरी के बारे में पूरा बताऊंगा और एक्ट का जो पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊंगा। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो वहाँ से चालू करते हैं। वर्तमान सुधारवादी दंड व्यवस्था में अपराधियों को कारावास में रखे जाने के बजाय उनके उपचारात्मक सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यह तो अब निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। अपराधी को दंडित करके जेल भेजने के बजाय उसे परिवीक्षा का लाभ देकर समाज में ही परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी और निर्देशन में रखना उनके सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। अतः परिवीक्षा को अपराधियों को कारावासित करने के एक प्रभावी विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। परिवीक्षा एवं परिभाषा एवं स्वरूप। परिवीक्षा अर्थात प्रोबेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोबेर से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है परीक्षा लेना, टू टेस्ट, या अपनी विश्वसनीयता साबित करना, टू प्रूव वंस वर्थ। डॉक्टर वाल्टर सी लेकलेस के अनुसार न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए अपराधी के दंड के निलंबन को परिवीक्षा कहते हैं, ताकि समाज में रहकर ही उसका सुधार संभव हो सके। इस प्रकार परिवीक्षा प्रगतिवादी दंड नीति का प्रतीक है, जो अपराधी के व्यक्तिगत उपचार पर आधारित है। यह एक चयनात्मक उपाय सेलेक्टिव मेजर्स है, जो न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। परिवीक्षा व्यवस्था को दो तरीकों से लागू किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा या तो अपराधी का दंड निर्धारित करने के बाद उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, या फिर उसका दंड निर्धारित किए बिना ही उसे परिवीक्षा के अधीन रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है। अधिकांश दंड शास्त्रियों का मत है कि दंड के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को निलंबित रखने की बजाय दंड के अधिरोपण इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस को निलंबित रखना ही अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसा करने से अपराधी को सिद्ध दोष अपराधी कहलाने से बचाया जा सकता है। परिवीक्षा का उद्देश्य। उच्चतम न्यायालय ने परिवीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अभिकथन किया कि परिवीक्षा अधिनियम 1958 का उद्देश्य युवा अपराधियों को कट्टर अपराधी बनने से रोकना है, क्योंकि यदि इन युवा एवं नव अपराधियों को कारावासित करके अभ्यस्त एवं वयस्क अपराधियों के संपर्क में आने दिया गया तो वे उनकी संगति में पड़कर घोर अपराधी बन सकते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि अब यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, अपितु अधिकांश अपराध व्यक्ति परिस्थितियों से पराजित होकर भी करता है। यद्यपि कट्टर अपराधियों को सुधारना बहुत कठिन है, लेकिन युवा तथा नव अपराधियों के सुधारने के लिए परिवीक्षा का प्रयोग निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप वे अभ्यस्त अपराधियों के संपर्क में आने से बचेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है परिवीक्षा की विशेषताएं। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, परिवीक्षा दोष सिद्ध होने के बाद और जेल जाने की पूर्व की स्थिति है। दूसरी बात, अपराधी को जेल से मुक्ति इस आधार पर दी जाती है कि वह भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगा। तीसरा, अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाता है। चौथा, परिवीक्षा अधिकारी अपराधी को हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास करता है। पांचवा, परिवीक्षा की शर्तों के उल्लंघन पर अपराधी को पुनः दंडित किया जा सकता है। चौथा जो पॉइंट है, परिवीक्षा विधि के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेशन। परिवीक्षा का उद्भव 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रचलित आश्रय के अधिकार राइट ऑफ सेंचुरी से मिलता है, और इसके पश्चात मध्य युग में इंग्लैंड में बेनिफिट ऑफ क्लर्जी की प्रथा अस्तित्व में आई। अमेरिका में प्रोबेशन सिस्टम को प्रारंभ करने का वास्तविक श्रेय अमेरिका के बोस्टन निवासी जॉन ऑगस्टस को दिया जाता है, जिन्हें परिवीक्षा पद्धति का जनक माना गया है। वे व्यवसाय से एक चर्मकार थे। उन्होंने सन 1841 में बोस्टन की स्थानीय अदालत में एक व्यसनी शराबी को निजी मुचलके पर छुड़ाते हुए न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह व्यक्ति भविष्य में नशाखोरी नहीं करेगा। न्यायालय ने अपराधी को साधारण जुर्माना करके जॉन ऑगस्टस के सुपुर्द कर दिया। उनका प्रयास सफल हुआ और उस व्यक्ति ने शराब के व्यसन को तिलांजलि दे दी। इंग्लैंड में 1907 में परिवीक्षा सिस्टम के अंतर्गत किसी अपराधी को दंड देकर या बिना दंड दिए ही परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता था। उसकी आयु, चरित्र,
पूर्ववृत्त शारीरिक एवं मानसिक दशा के अनुसार उसे शर्त सहित या बिना शर्त परिवीक्षाधीन रखा जाता था। परिवीक्षाधीन अपराधियों पर निगरानी एवं देखरेख के लिए परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। भारत में परिवीक्षा संबंधी कानून। भारतीय परिवीक्षा कानून के अंतर्गत अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़े जाने का कार्य पूरी तरह से न्यायालयों द्वारा ही संपन्न होता है। अतः यह पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य होने के कारण इसे गैर न्यायिक संस्थानों या निजी संगठनों को सौंपना उचित नहीं माना गया है। भारत में परिवीक्षा को सांविधिक मान्यता सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1858 की धारा 562 के अंतर्गत दी गई थी। इस धारा के अंतर्गत कुल 156 अपराधों को परिवीक्षा के अधीन समाविष्ट किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसे 9 अपराधियों को जिन्होंने 2 वर्ष से कम सजा से दंडनीय अपराध किया हो, न्यायालय के अनुसार अच्छे आचरण की शर्त पर परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा जा सकता था। 5वां पॉइंट है परिवीक्षा की शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। सामान्यतः परिवीक्षा प्रणाली सभी प्रकार के अपराधियों पर लागू न करके उन अपराधों पर लागू होती है जो कि गंभीर किस्म के नहीं होते हैं। इस प्रकार परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले अपराधियों की शर्त निम्नलिखित होती हैं। पहला, परिवीक्षा पर केवल उन अपराधियों को छोड़ा जाता है जिनका अपराध गंभीर नहीं होता है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अपराधियों के लिए परिवीक्षा नहीं होती है। दूसरा, आदतन अपराधी को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है, किंतु पहली बार अपराध करने वाले को ही परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। सामान्यतः 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को, जिनकी सजा 5 वर्ष से कम हुई है, परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। चौथा, प्रथम अपराधी चाहे किसी भी आयु का हो, यदि उसे 2 वर्ष से कम की सजा हुई है तो उसे उसके अच्छे चरित्र के आधार पर उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। 5वीं बात, परिवीक्षा की अवधि निश्चित होती है जिसे न्यायालय निर्धारित करता है। 6वीं बात, परिवीक्षा के समय अपराधी को बांड भरना पड़ता है। यदि अपराधी बांड की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। 7वीं बात, परिवीक्षा काल के दौरान उसके व्यवहार पर परिवीक्षा अधिकारी की नज़र होती है और उसकी आज्ञा के बिना वह अपना निवास परिवर्तित नहीं कर सकता है। 8वीं बात है, परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे परिवीक्षा अधिकारी के संपर्क में रहना होता है एवं उसका मेडिकल निरीक्षण भी होते रहता है। 6वां पॉइंट है इसमें परिवीक्षा व्यवस्था के दोष, डिफेक्ट्स ऑफ प्रोबेशन सिस्टम्स। परिवीक्षा व्यवस्था की निम्न बातों के आधार पर आलोचना की जाती है। पहली बात, अपराधी को अपराध के लिए दंड नहीं मिलता जो न्याय के शाश्वत मान्यता के विपरीत है। प्रायः सभी किशोर एवं प्रथम अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, अनेक दोषसिद्ध अपराधियों के बारे में यह जानना संभव नहीं है कि उन्होंने यह अपराध प्रथम बार किया है या अभ्यस्त अपराधी हैं। तीसरा, परिवीक्षा अधिकारी उचित रूप से अपने कार्य को अंजाम नहीं देते हैं। और चौथा, अपराधी पुनः उसी समुदाय में आ जाता है जहाँ की उसने अपराध किया है। 7वां पॉइंट है परिवीक्षा प्रणाली के सुधार हेतु उपाय, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोबेशन सिस्टम। परिवीक्षा व्यवस्था अपराधियों के सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा का एक सशक्त साधन बन गई है। तथापि इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहली बात, परिवीक्षा पर अपराधी को छोड़े जाने से पूर्व ही उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। दूसरा, परिवीक्षा अधिकारियों का चयन निष्पक्षता एवं सावधानी से किया जाना चाहिए। तीसरा, परिवीक्षा कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुशल अधिकारियों की मदद से करना चाहिए। चौथा, परिवीक्षा की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित होते रहना चाहिए। 5वां, परिवीक्षा पर से कानून पाबंदी हटा लेनी चाहिए। परिवीक्षा पर छोड़ने से पूर्व जन सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट है परिवीक्षा तथा पेरोल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन एंड पेरोल। परिवीक्षा एवं पेरोल दोनों में ही अपराधी को शर्तों के आधार पर छोड़ा जाता है तथा शर्तों के उल्लंघन होने पर उन्हें फिर से जेल भेजा जा सकता है। फिर भी दोनों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहली बात, परिवीक्षा एक न्यायिक प्रक्रिया है जबकि पेरोल एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पेरोल बोर्ड है। दूसरा, परिवीक्षा अपराधी घोषित होने के बाद जेल जाने से पूर्व की व्यवस्था है जबकि पेरोल में अपराधी अपनी सजा का एक भाग काट चुका होता है। तीसरा, परिवीक्षा में दंड नहीं दिया जाता है जबकि पेरोल में अपराधी दंड भुगत रहा होता है। चौथी बात, परिवीक्षा में अपराधी का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है जबकि पेरोल में इतना गहन अध्ययन नहीं होता है। 5वीं बात जो है, परिवीक्षा किशोर तथा प्रथम अपराधियों को दी जाती है जबकि पेरोल लंबे सजा पाने वाले अपराधियों को दी जाती है। इसके बाद 9वां पॉइंट है परिवीक्षा के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशियल ट्रेंड्स ऑन प्रोबेशन। मैंने इस पे 6 केस लिए हुए हैं। रंजित सिंह बनाम राज्य,
दूसरा कमरुन्निसा बनाम महाराष्ट्र राज्य, तीसरा सुन्ना बनाम राज्य, चौथा उत्तम सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, पांचवा सोमनाथपुरी बनाम राजस्थान राज्य और छठवां जो है संचू रे बनाम असम राज्य। इसमें पहला जो केस है रंजित सिंह बनाम राज्य, उसके बारे में है। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त को धोखाधड़ी के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 तथा 420 के अंतर्गत 6 वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया था। अभियुक्त की परिवीक्षा पर छोड़े जाने संबंधी याचिका को अस्वीकार करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने विनिश्चय किया कि अपीलार्थी के अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए तथा एक वकील के रूप में उसकी अच्छी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में अनुकंपा की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। दूसरा जो केस था कमरुन्निसा बनाम महाराष्ट्र, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपराधिनी को चोरी के अपराध की सजा को बहाल रखते हुए उसे परिवीक्षा पर छोड़े जाने की याचिका इस आधार पर अस्वीकार कर दी कि यद्यपि अभियुक्त की आयु 21 वर्ष से कम थी, लेकिन वह मुंबई के उपनगरीय रेलों में महिला यात्रियों के गले की चेन उड़ाते हुए कई बार पकड़ी जा चुकी थी, अतः वे एक खतरनाक अपराधिनी होने के कारण उसे परिवीक्षा पर छोड़ना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। इसमें एक केस है उत्तम सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में अपीलार्थी की परिवीक्षा पर छोड़े जाने की अपील को अस्वीकार करते हुए उसकी सजा बहाल रखी। इस वाद में अपीलार्थी को 3 ताश की गड्डियां तथा कुछ अश्लील फोटोग्राफ रखने के अपराध में दंड संहिता की धारा 292 के अंतर्गत 6 माह के कठोर कारावास तथा 590 रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया था। न्यायालय ने अपीलार्थी की आयु 36 वर्ष तथा अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे समाज के लिए एक गंभीर खतरा माना और उसे परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसमें लास्ट में आते हैं उपसंहार में। प्रथम अपराधी या किशोर अपराधी को प्रथम बार अपराध किए जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा उन्हें कारावास का दंड देकर समाज में ही रहकर अपने आचरण को सुधारने के लिए एक व्यवस्था की जाती है जो परिवीक्षा कहलाती है। परिवीक्षा कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। यदि परिवीक्षा अवधि में उन शर्तों को पूरा किया जाता है और परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन किया जाता है तो परिवीक्षा में भेजे जाने वाले प्रथम या किशोर अपराधी को जेल जाने से बचाने की स्थिति है। तो ये आपका जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के थ्योरी पार्ट का बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।